हेलो। आगे हम लोग सीखेंगे। अब देखो इसमें पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन वैलेंस तक सीख चुके थे, वैलेंस और वैलेंसी निकालना। पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या है, इसको जानते हैं हम लोग। ये जो होता है ना, जैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पढ़े थे कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो जस्ट इसके पीछे वाला बाह्यतम कक्ष के पीछे वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, एक लेते हैं हम सोडियम 11 1s2 2s2 p6 3s1, 2 हो गया, 4 6 10 और 1 11। तो देखिए इसमें क्या है कि बाह्यतम कक्ष है आपका कौन, एस। तो बाह्यतम कक्ष के जस्ट पीछे वाला कक्ष ई वाला कक्ष, और ई वाला कक्ष का टोटल यानी दो मेंबर है तो दो वाला टोटल, तो दो में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में पीई बोलते हैं। पीई का वैल्यू कितना हो गया, 8। बस किसी का भी वैल्यू निकालना पेनाल्टीमेट तो बाहर के जस्ट पीछे वाले में आएंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन 17 1s2 2s2 p6 3s2 p में कितना 5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। बाहर वाला ई हो गया कक्ष, बाहर के जस्ट पहले वाला ई वाला कक्ष कितना है, 6 और 2, ज्यादातर इसमें 8 ही रहेगा, सारे वाले में 8 ही आएगा। इसका वैलेंस ये इसका इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि बाह्यतम कक्ष के ठीक पीछे वाले कक्ष वाला फिक्स रहेगा, तभी तो उसमें आगे जाएंगे। तो इसमें 8 ही रहता है ज्यादातर। तो पी का वैल्यू हमेशा लगभग जो होगा 8 के बराबर होगा। कुछ कुछ जगहों पे ही ज्यादा जाएगा, जैसे डी वाला में पीछे आएगा तो डी वाला में ऐड होगा तब जाएगा। ऐसे सबका 8 ही होगा। क्लियर। एल्युमिनियम 13 है, फिर पूछेगा पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें कितना होगा, 1s2 2s2 p6 3s2 p1। बाहर वाला ही हो गया, इसके पहले वाला ही हो गया, तो इस वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 ही है। तो पी का वैल्यू पेनाल्टीमेट हमेशा फिक्स रहेगा, 8 ही रहेगा। क्लियर। जस्ट बाहर के ठीक पहले वाले कक्ष देखिएगा, बाहर वाला कक्ष के पहले वाले कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसका कहलाएगा पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। पेनाल्टीमेट इतना ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो पेनाल्टीमेट को हम लोग करते हैं लास्ट, इतना ही। पेनाल्टीमेट के बाद एक बचा है जिसका नाम है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर मतलब होता है केंद्रीय मतलब बाहर को छोड़ के बाकी सब अंदर वाला। इसका डिफिनेशन ऐसे ही आ जाएगा, बाह्यतम कक्ष को छोड़कर शेष सारे इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सीई। कोर इलेक्ट्रॉन को सी, वैलेंस को भी, पेनाल्टीमेट को पी और कोर को सी। अभी क्यों लिख रहे हो, छूट नहीं जाएगा। अभी पढ़ाते टाइम में ही लिखने लगते हैं, फिर समझेगी कैसे, पता चला कि भूल गए इधरे। सी छूट जाएगा तो बोर्ड इधर ना है एकदम, तो सब रिकॉर्डेड है, अभी बाद में लिख लेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते देखिए, Na है आपका 11, फिर लेते हैं एग्जाम्पल इसी का 1s2 2s2 p6 3s1। बाहर वाला को छोड़ दीजिए, बाकी जितना है बचा हुआ 8 आएगा पूरा। बाहर वाले को छोड़कर 6 2 8 2, यानी बाह्यतम कक्ष को छोड़कर सारे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, तो सी का वैल्यू 10। एल्युमिनियम रहे आपका 13 1s2 2s2 p6 3s2 p1। बाहर में हो गया इतना, बाकी शेष गिन लीजिए
6 2 8 2 10, इसमें भी सी ज़्यादातर 10 रहेगा, नहीं तो रहेगा फिर 18, 10 और 18 ऐसे रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे हमें निकालना है एफ ए 26 का, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना है 6, इतना। अब बताइए 4 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 26 ही। बाहर वाला को छोड़कर होता है कोर इलेक्ट्रॉन। 26 टोटल है, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे भी निकलता है, टोटल में बाहर वाला घटा दीजिएगा, तो यहाँ 26 है, ये 2 वाला खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 24। इसके पहले अभी एक उत्तर प्रदेश का लेखपाल होता है एग्जाम, उसमें यही सवाल था, फास्फोरस का नहीं था, कॉपर का था, कि कॉपर 29 में बताइए कितना आपका सी पाया जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है। लेखपाल समझता है? लेखपाल, लेखपाल मतलब जाति आवासीय जो ऑनलाइन करता है ना, वो सब वाला। 3s2 p6 और यहाँ 4s1 और d10 होता है। अब बताइए कितना होगा? 29 है टोटल, एक बाहर वालों को हटा दीजिए, सी का वैल्यू 28। बस यही तीनों निकालना था हम लोग। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 28, कोर इलेक्ट्रॉन इसमें 28 है। सी बराबर ऐसे भी निकालते हैं हम लोग, सी बराबर टी माइनस भी, यानी टी मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए, उससे भी निकलता है टी, तो सी बराबर आपका टी माइनस भी। क्लियर? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लिए। हम लोग इलेक्ट्रॉन में 3 टाइप का इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, भी टी एस पी सी। भी डायरेक्ट बाहर वाला, पी बाहर के जस्ट पीछे वाला, और सी बाहर को छोड़ के सारे वाले, आपका हो जाएगा सी। तो चलते हैं, इसको आगे रखते हैं हम लोग, इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को 2 चीजें और जानना है, एक को बोलते हैं मास नंबर और एक को बोलते हैं हम लोग वेट। एक होता है मास नंबर और दूसरा आपका क्या होता है? वेट, यानी परमाणु भार बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु द्रव्यमान एक ही है? द्रव्यमान संख्या। अब देखिए देखिए 2 वर्ड है, एक को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान और दूसरे को बोलते हैं भार, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। जैसे हम लोग से कोई बोलता है कि आपका द्रव्यमान कितना है, हम लोग का द्रव्यमान कितना है, तो हम लोग का द्रव्यमान कितना, मतलब जो एक्चुअल द्रव्यमान है वो हम लोग का आकलन होता है, लेकिन उसको हम बोलते नहीं है। अपनी चीजों को हम केजी में मापते हैं, लेकिन केजी जिसका मात्रक है द्रव्यमान का, भार का मात्रक है न्यूटन, यानी जो भी चीज भार में है उसका मात्रक क्या है? न्यूटन। लेकिन न्यूटन में नहीं मापते लोग, तब केजी में ही बोलते हैं कि कितना भार है, तो 50 केजी है, 40 केजी। हालांकि वो केजी जो है वो उचित भार का मात्रक नहीं है। यदि भार आप बोल रहे हो तो केजी में बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो, यानी वो सही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, व्यवहारिकता का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, चीजें सही रहे या उससे फर्क नहीं पड़ता है, व्यवहार में है कि नहीं, मतलब प्रचलन में है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए प्रचलन में हम लोग द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। हाँ सर, हेलो, हाँ घर पे है, आ रहे हैं, 9 बजे तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है और परमाणु भार है, तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है इसको समझते हैं। द्रव्यमान और भार क्या है? द्रव्यमान मतलब ओनली एम, और भार मतलब एम और जी। एम और जी मास में यदि हम ग्रेविटी से गुना कर लेते हैं तो वो आपका भार बन जाता है, और द्रव्यमान ओनली एम होता है। हम लोगों का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, भार बदलता है। द्रव्यमान स्थिर रहने वाला आपका है, और भार हम लोगों का आपका बदलता है। जैसे हमारे हड्डी का वजन पूछा जाए कितना है, तो हम लोगों का पूरे शरीर का वजन लगभग ज़्यादा 5 केजी से ज़्यादा नहीं है, यानी जो द्रव्यमान है बॉडी में हमारा, जो हड्डी वड्डी लगा हुआ है जो भी, वो एक्चुअल में 5 केजी से ज़्यादा नहीं है।
जो हैवी व्यक्ति है, मान लेते हैं जिसका 60 kg है ना, उसका 6 kg होगा। जिसका 70 है, 10 से डिवाइड ही कर लीजिए, लगभग 10 से। यदि यदि कोई 50 kg का व्यक्ति है तो समझ जाए उसमें जो हड्डी वगैरह लगा हुआ है, जो भी आपका, वो 5 kg ही लगा हुआ है, वो भारी नहीं है। हम लोग मान ले रहे हैं क्या, वो क्या है, ओनली 5 kg का है। और आपका क्या है, मास आपका क्या है, बहुत कम होता है। और ये मास इसी कारण क्या होता है ना, जहाँ पे ग्रेविटी कम है हम लोगों का, ये क्या होता है, जंपिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे व्यक्ति कोई 6 फीट उछलता है, चांद पे उछलेगा तो 36 फीट उछलेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे 6 फीट उछल रहा है, एनर्जी तो सेम है, वही एनर्जी लेके चांद पे भी जाएगा वो, और वहां पे उछलेगा तो 36 फीट उछलेगा, 6 गुना ज्यादा उछलता है। क्यों? क्योंकि मास हम लोगों का 5 kg है, लेकिन यहाँ अनुभव करा रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा वेट को ये कर रहा है, तो अनुभव करा रहा है 50 kg का। लेकिन जब हम चांद पे जाएंगे तो एक्चुअल में हम 8 या 9 kg का हो जाएंगे। चांद पे कितना जी का वैल्यू है, G/6, तो चांद पे आपका लगभग कितना वैल्यू उसका, 1 ऐसा मान लीजिए कि आपका 6 के वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे जो वैल्यू 10 है, वहाँ पे 1.6 है, तो 5 में 1.6 से गुना करेंगे, वही है। इसलिए चांद पे ज्यादा उछले। लेकिन एक और ग्रह है बृहस्पति, वहां पे आप, यहाँ पे 6 फीट उछल रहे हैं ना, तो वहाँ 2 फीट उछलिएगा। बृहस्पति ग्रह पे पतले लोगों का भी वजन क्या हो जाएगा आपका, 3 गुना। कोई यहाँ आपका 50 kg का है, तो बृहस्पति ग्रह पे यदि हो जाएगा तो 150 kg का हो जाएगा। हाँ, इसलिए हल्का आदमी भी जो है, यदि भारी महसूस करना चाहता है तो बृहस्पति ग्रह पे चल जाओ। और जो थोड़ा लग रहा है कि हम भारी हैं, चांद पे हल्का हो जाएगा। है एक्चुअल में हम लोग के पास ये जो मास का वजन है वो स्थिर है, वो ज्यादा नहीं रहता है, 8-7 kg ही है। लेकिन आपका जी लगने के कारण, देखो होता है मास है 5 kg, और जी होता है 10, इधर 10×5 = 50, यही बन जाता है kg। हालांकि है न्यूटन। क्यों? क्योंकि kg गुने मीटर, जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, अभी पढ़ेंगे आगे, नहीं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है। केजी में हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना करेंगे तो ये बन जाता है न्यूटन। तो 50 न्यूटन हम लोगों का भार को हम केजी में बोल देते हैं, हालांकि न्यूटन में है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा आपका भार इतना। तो भार और द्रव्यमान समझ गए होंगे। जी को हटा के यदि गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से हटा दिया जाए तो हमारा वजन देखे होंगे, झूला पे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं जी लेस हो जाता है, इसलिए हम लोग को लगता है कुछ बॉडी में है, ये नहीं है। क्यों? बॉडी आपका 5-8 kg का है, उतना हो जाता है, समझ जाओ। और ये आपका क्या हो जाता है, जी का वैल्यू पूरी तरह से कम हो जाता है। जब हम झूला से जस्ट ऊपर से नीचे आने होते हैं ना, तो जो जैसे कि एक होता है आपका जी लगता है नीचे की तरफ, तो एक बल लगता है जिसका नाम है नॉर्मल, जिसको हम लोग अभिलंब बल बोलते हैं। वो ना बराबर हो जाता है वहां पे बराबर हो जाता है, तो आदमी का वजन क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए उसको फील होता है कि हमारे पास कोई वजन ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा डर वहीं पे लगता है, जब ऊपर से नीचे आता है। नीचे से ऊपर ज्यादा कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेट थोड़ा थोड़ा घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं लगता। जब ऊपर से नीचे आते तब क्या आपका दिक्कत आता है वहां पे। वह इसी कारण होता है आपका मास के बदलने के कारण। मास वहां पे क्या हो जाता है एक्चुअल में 0। अभी देखो क्या हो, पृथ्वी का रोटेशन दर बढ़ गया है। पृथ्वी का रोटेशन दर बढ़ गया है, तो कुछ इलाकों में क्या है ना, कि जब उसका वजन मापा गया तो अगले ही दिन 5-6 kg का अंतर आ गया रोटेशन के कारण। पृथ्वी यदि अपने से तेज गति से घूमने लगे, जितना से घूम रहा है अभी पृथ्वी, उससे 17 गुना तेज गति से घूमने लगेगा, तो हर किसी का मास एक्चुअल में उतना हो जाएगा जितना उसका है। जैसे कोई 50 kg का व्यक्ति है तो 5 kg का हो जाएगा, और 5 kg इतना हल्का हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, यदि पृथ्वी ऐसे ही नॉर्मल घूमते रहेगी, लेकिन क्या होगा, आदमी खुद ब खुद जंप करेगा। क्यों? क्योंकि जी के कारण अभी वो चल फिर पा रहा है, लेकिन वहां क्या हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा। कब? जब पृथ्वी अपने से 17 गुना तेज घूमने लगेगी तब। अभी 1-2 गुना भी तेज घूमना बंद, प्रॉब्लम है नहीं, तुम चल नहीं पाओगे, चलते चलते उछल जाओगे। हाँ, अब देखो नीचे की स्प्रिंग लगल है, मजा आएगा। बस डॉक्टरी फीस बढ़ेगा। ई टूट रहा है तो कभी ई टूट रहा है, रोड पे चलते चलते टूट गया। हाँ, जब पृथ्वी 17 गुना तेज घूमना शुरू कर देगी तब। ऐसे दिन अभी आने वाले हैं नहीं, मतलब हम लोग का ये वाला दिन अभी आने वाला है नहीं।
हाँ, हम लोग तब तक चल जाएंगे, अपना कोटा पूरा करके चल जाएंगे, तब तक होगा। होगा भी नहीं। 17 गुना तेज चलना मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। अभी कितना चलता है? हाँ? अभी कोई गुना तेज नहीं चला, जितना चल रहा उतना। इसका इफेक्ट बताया ना कि कुछ जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे, तो कोनवा वाला कुछ झटका लगा। कोनवा वाला एरिया जो है ना इटली तरफ है, तो इटली तरफ का इलाका में क्या होना, जैसे रोटेशन हुआ तो थोड़ा सा ज्यादा कभी तेज दौड़ गया, तो रोटेशन के कारण वहां जी का मान गड़बड़ाया, नीचे आया। जी का वैल्यू एक्चुअल में 9.8 होता है, ठीक। ध्रुव पृथ्वी पे देखिए, पृथ्वी का दो हिस्सा है, एक को बोलते हैं हम लोग ध्रुव, और एक को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ये वाला। ये ऊपरी वाला जो ध्रुव है ना, वो कोना वाला, यहाँ पे जी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ना बर्फ वगैरह ज्यादा गिरता है। ध्रुव पे क्या होता है? हमेशा ठंडा रहेगा। ध्रुव पे ठंडा रहेगा, उसका कारण क्या है? आपका बर्फ हमेशा गिरेगा, बर्फ गिरता है और क्या होता है, यहाँ जी ज्यादा है तो बर्फ को जल्दी और जल्दी खींचता है ये नीचे की तरफ। तो ध्रुव पर हमेशा ठंडा रहेगा आपका, और यहाँ बर्फ गिरते रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जी में, जो आपका इंजीनियरिंग होता है ना, वहां पे एक सवाल आया था कि ध्रुव पर का भालू किस रंग का होगा। हाँ? बोला गया था क्वेश्चन कि ध्रुव पर का भालू किस रंग का होगा। तो ध्रुव पर हमेशा बर्फ गिरता है, भालू का रंग कोई भी हो, उसके बॉडी के ऊपर हमेशा बर्फ लगा रहेगा, इसलिए वो वाइट होगा, उजला होगा। तो लॉजिकल सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी इससे, कि ध्रुव पर का भालू का रंग कैसा होगा। इधर का भालू का रंग कैसा है? ब्लैक है। इसके ऊपर आइस वाला ये लगा रहता है, इसलिए आपका वाइट हो जाता है। क्लियर? हम लोग इधर क्यों आ गए? मास में पढ़ना था हम लोगों को। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। मास और भार। मास में जी जितना जोर से खींचेगा हमारे पास, उतना आपका वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। इसीलिए कोई आदमी आपका जैसे कि मतलब ये है, तो वेट के कारण यदि बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या है, मास लगभग बराबर ही होता है। ज्यादा कितना, 1-2 kg का अंतर है, लेकिन वेट में आपका 10 kg का अंतर होता है। यदि किसी के बॉडी में आपका 1 kg ज्यादा वेट लगा, 1 kg ज्यादा मास है, तो वेट क्या हो जाएगा आपका, 10 kg ज्यादा लगेगा। कम महसूस करना है तो चांद पे चले जाओ, पतला लोग बृहस्पति ग्रह पे चले जाइए आप नहीं, हम लोग इसको सीखने वाले थे ना, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए द्रव्यमान संख्या फिर से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान संख्या क्या है कि परमाणु के अंदर ना, परमाणु के नाभि में ना दो तत्व पाया जाता है। जैसे ये परमाणु है, इसके नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को यदि हम ऐड कर दे, तो उस जो संख्या हमें मिलेगा वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि हम ऐड कर देंगे तो इसके संख्या का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को एम बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या एम बराबर हो जाएगा P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हम लोग बस इतना ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बोलो कि न्यूट्रॉन तय कैसे होता है? न्यूट्रॉन तय नहीं होता, आपका उसके अंदर उपस्थित रहता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे समझो, आपका लिखा रहेगा आपका क्या, लिथियम 3 और लिखा रहेगा ऊपर में 6। इस 6 का मतलब क्या है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, ठीक। तो अभी बताए थे परमाणु संख्या जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, ओनली प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा परमाणु संख्या। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन डिफिनेशन देना रहता है ना, तो ये नहीं बोल सकते परमाणु संख्या, पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या क्या है, तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। हालांकि बराबर इलेक्ट्रॉन भी है सेम, लेकिन क्या बात नाभिक की होती है, यानी हम लोग जजमेंट नाभिक से देते हैं। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बाहर कक्ष में, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन वाला डिफिनेशन देते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं। वही काम है आपका परमाणु द्रव्यमान में। देखिए 3 आपका परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन 3 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया होगा, ध्यान दीजिए, ये 6 है टोटल, तो प्रोटोनवा है 3, तो आपका न्यूट्रॉन कितना होगा, ये भी 3 होगा। ऐसे ही हम लोग तय करते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 3 है। आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा 3।
क्योंकि 3 प्रोटॉन परमाणु संख्या है। जैसे ऑक्सीजन 8 है, इसका होता है 16। तो इससे हमें पता चलेगा। प्रोटॉन बताइए कितना होगा? प्रोटॉन 8। इलेक्ट्रॉन पूछ दे, इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन के बराबर 8। और इसमें पूछे कि न्यूट्रॉन बताइए, तो 8 ये है और टोटल 16 ये मास संख्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 में 8 घटा ही देना, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये आपका, इसमें तीनों बराबर होता है। हाँ, एन बराबर देखो यही फार्मूला को बनाया है। एम को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग जेड भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? पी प्लस एन, पी एटॉमिक नंबर है, तो ए प्लस एन इसी से निकला हुआ है एन बराबर। ऐसे परमाणु संख्या को जेड बोल दिया जाता है। इसका मात्रक कहीं कहीं बदलते रहता है, यानी कि जेड हमेशा परमाणु संख्या ही रहेगा। कभी कभी परमाणु द्रव्यमान भी आपका ये लगा रहता है, ये आपका ऐसा आपका होता है। क्लियर? तो इसमें हम लोग आज द्रव्यमान संख्या में बस इतना ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान किसका किसका सम्मिलित योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसके सम्मिलित संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? द्रव्यमान संख्या। आगे द्रव्यमान संख्या के बाद एक आएगा परमाणु भार। परमाणु भार अभी जस्ट उसी का अंतर है बस। देखिए, परमाणु भार जब पहली बार निकाला गया किसी तत्व का, तो देखा गया ना कि सब तत्व का परमाणु भार हम लोग एक ही तत्व से निकाल रहे हैं, वो है कार्बन से। सबका तुलना किया गया। जैसे कि मान लीजिए पहले कोई मात्रक नहीं था ये निकालने के लिए कि इसका परमाणु भार कितना है। तो जैसे कि ऐसे हम लोग जैसे कि मान लेते हैं, अभी भी देखिए एक तय होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, जिसमें से एक व्यक्ति अपना लंबाई जानता है कि हम 5 फीट इतना इंच है, इतना इंच है। तो क्या करते हैं हम, उससे जितना उतला लंबा रहता है उससे तुलना करके बता देते हैं ये वाला कितना होगा, 5 फीट इतना हो जाएगा आपका। आपके वजह से तुलना करके हम दूसरे से बताते हैं। तो परमाणु भार भी द्रव्यमान संख्या का तुलना किया गया कार्बन से। तो ये क्या हुआ? परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या कार्बन 12 के 12वें भाग का रेशियो है वो। यानी क्या है कि मान लेते हैं द्रव्यमान संख्या किसी का 80 है, तो कार्बन 12 का 12वां भाग, यानी उसके मास का 12वां भाग का जो रेशियो आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा का अंतर है। परमाणु द्रव्यमान हमेशा पूर्णांक संख्या में रहेगा और परमाणु भार हमेशा आपका पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या में, कभी कभी रहेगा भी और कभी कभी पूर्ण संख्या में। जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का लिखेंगे ऐसे, तो द्रव्यमान संख्या होगा 1, लेकिन जब बात आएगी कि परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, तो एक्चुअल में 1.008 है। यानी ये वाला मान आपका हो जाएगा परमाणु भार। है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर ही है, सेम, कोई ज्यादा का अंतर नहीं, लेकिन पॉइंट में आएगा। एक्चुअल वैल्यू जो आएगा वो परमाणु भार हो जाएगा, और जो आपका ऐसे वाला रहेगा वो परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। बस इसमें हम लोगों को इतना ही जानना था। परमाणु भार सबका याद करने के लिए रहता है। परमाणु भार समझ जाइए कि द्रव्यमान संख्या जितना है उसका हम लोग बटा भागा देते हैं किससे? कार्बन 12 के 12वें भाग। कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है 12, 12 का 12वां भाग होता है 1/12 होने पर एक ना हो के आपका उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। कल हम डायरेक्ट निकालना कैलकुलेशन सिखाएंगे, अभी आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लेट आए। ठीक है? पढ़ाई में कोई दिक्कत आप लोग को बता सकते हैं कि कोई क्लास क्या नहीं चल रहा है या फिर
हेलो, चलिए आगे हम लोग सीखेंगे इसमें एक साथ सारा जानकारी जो हम लोग इधर पढ़े थे। देखिए ये वाला ना एक साथ हम लोग सबको बताना है, यानी जब हम एक साथ लाएंगे, ये कहाँ गया अभी, ब्लॉक पढ़े थे सब ब्लॉक, ये वाला एक साथ इतना सारा जानकारी हमें एक तत्व में एक साथ बताना है कि कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना सबसेल है। आपका पूछा जाएगा कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये। जैसे इसका हम लेते हैं यहाँ पे टॉपिक आगे, जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक सोडियम 11 है। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, विन्यास, तो 1s2, फिर खुलेगा 2s का डब्बा उसमें भी 2, फिर खुलेगा 2s का p वाला डब्बा 2p उसमें 6 और 3s 1। अब इससे हम लोगों को क्या क्या बताना है, इससे हम लोग को बताना है ब्लॉक, बताइए इसका ब्लॉक कौन है, फिर बताना है ब्लॉक नंबर कौन है। अब एक एक करके देखो, एक एक हम बता रहे हैं फिर आप बनाइएगा। फिर उसके बाद बताना है कि सब ग्रुप कौन है, फिर हमें बताना है पीरियड कौन है, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर के बाद पीरियड नंबर। फिर इसमें बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर बताना है इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। और इसमें फिर हम लोगों को बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतना हमें जानकारी एक साथ देना है। तो बताइए पहले ब्लॉक इसमें कौन होगा। ब्लॉक हम लोग सीखे थे लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां इंटर करता है, तो लास्ट वाला इंटर किया था एस में, इसलिए ब्लॉक इसका कौन है, एस। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर हम लोग डिसाइड किए थे बाह्यतम कक्ष में जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका ब्लॉक नंबर होता है। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है एक, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ब्लॉक नंबर इसका कौन होगा, 1। सब ग्रुप बताए थे ए या बी, ए में सीखे थे जिसमें 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भरा रहे या डी नहीं रहे। इसमें देखिए डी है, डी जब नहीं रहता है तो कहाँ जाता है, सब ग्रुप ए में, तो सब ग्रुप ए हो गया। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर सिखाए थे ऐसे 1 2 3, तीसरा तक गया है, तो पीरियड नंबर इसका कितना हो जाएगा, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते, तो बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कल सीखे थे बाहर वाला को छोड़कर सारा वाला आपका कोर होता है, तो बाहर को छोड़ दीजिए, 6 2 8 2 10, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10। पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन सीखे थे बाहर के जस्ट पीछे वाला, पीछे वाला जो आपका वैलेंस है उसमें, तो 6 और 2 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला में आपका, सॉरी पी वाला में आपका 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना उपस्थित है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन 11, और उसके बाद प्रोटॉन कितना उपस्थित है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कल बताए थे मास नंबर से आता है, सोडियम का होता है मास नंबर 23, तो 23 में 11 घटेगा तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, 12। यही हम लोगों को जानना था एक साथ, यानी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे तो इतना जानकारी हमें याद रखना होगा। अगला आप खुद बताइएगा एक एक करके, ठीक। पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक क्लोरीन 17 में 1s2 होगा, 2s2, p6, 3s2 और p में कितना 5। बताइए ब्लॉक, जिस, रुकिएगा थोड़ा सा, ब्लॉक तुम बताओ, सुने आया था p, चलो गुड, ब्लॉक p हो गया। अगला है ब्लॉक नंबर, आप ही बताए ब्लॉक नंबर, आप, ब्लॉक नंबर
वो काहे ना बता रहे हैं। ब्लॉक नंबर 5, 7। ब्लॉक में बोले थे बाह्यतम कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन। अब बिना पिटेले कुछ नहीं होगा तो सबको 5 और 2 7। ब्लॉक नंबर 7। आगे सब ग्रुप रुकेगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। सब ग्रुप नहीं आया था। सब ग्रुप ए की बी। पीरियड नंबर बताओ तुम्हें। 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। गुड। 7। हाँ 5 होगा। बहुत अच्छा। बाह्यतम कक्ष मतलब खाली पीए होता है, एक साथ में ही ना है। ऐसे 7 लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, अभी तक कंफ्यूज रहता है। बाह्यतम कक्ष मतलब ये खाली पी नहीं हुआ, ये टोटल हो गया बाहर, तो इसलिए हम दोनों को जो ऐड करेंगे 5 2 7। चलिए पी का वैल्यू तुम ही बताओ अब। हाँ पी 10। बहुत अच्छा। बहुत दिन से पिटाई उठाना चल रहा है, पढ़ाई ऐसे सस्ता समझ लिया है। रुको, उधर आ रहे हैं हम। पी ओकरा से पूछे थे अभी, खाए वाला आदमी। पिज्जा बर्गर पूरा बस खाया, खाना दो सोने दो। अरे गलती से उठा लेता है कोई। पृथ्वी पे आई थी सोने के लिए, मम्मी पापा उठा उठा के रतन के लिए है। तुम बताओ। पी 8। पी क्या सीखा है पहले, याद तो रहना चाहिए माइंड में। पी मतलब बाह्यतम कक्ष के पहले वाला कक्ष में। हाँ ऐसे बताए तो 8। जब पी, अगला सी। सी वो तो एवे ने की है वे। ई यहाँ पे देख के सब चल रहा था। सी पहले पूछ दिए, इसमें सी बाद में पूछा गया है। सी मतलब इधर वाला छोड़ दीजिए, उसके अलावे 10। चलिए प्रोटॉन। हाँ ये दोनों आसान। लास्ट बताओ ना अब, न्यूट्रॉन। हाँ तो मास याद करो अब। इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन 35, 18। न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर में नीचे घटा दीजिए न्यूट्रॉन। इतना गलत हुआ, अबरी अबरी जेकर गलत होगा वो पिटाएगा। अबरी हम डायरेक्ट सबसे पूछेंगे, आपको पहले टारगेट है। चलिए आगे। अबरी थोड़ा बड़ा भी तो लाएंगे। वेनेडियम 23। अच्छा ठीक है, 1s2 2s2 P6, 3s2 P6, 4s2 D3। यही वाला तो सब गड़बड़ है। अब आगे चलते हैं, देखो पहले ब्लॉक। ब्लॉक तुम्हें बता ब्लॉक। एस ब्लॉक, ब्लॉक एस ब्लॉक, ब्लॉक कौन।
अरे मिटा कहाँ दिए, उसको हटा दिए ब्लॉक। कैसे चल रहे हैं जी? ब्लॉक डी होगा, लास्ट कहाँ दिख रहा है? लास्ट दिख रहा है ए, से ब्लॉक हो जाएगा डी। ये कौन सा सिस्टम है बताओ? वोटिंग ही कर लेते हैं। कौन कौन ब्लॉक? एस। आप कहाँ ना बोल रहे हैं? वैसे नहीं चलेगा। देखिए अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो बड़ा डिफिनेशन नहीं आ रहा, डिफिनेशन भी बुलवाएंगे हम। वो अभी अभी हम बुलवा नहीं रहे कुछ अभी। अब नया नहीं रहे, पुराना हो गया सब। सब अब समझ आए, पिटाएगा बहुत तेज। बोलिए। ब्लॉक मतलब पता ही नहीं चल रहा है मतलब? अच्छा, ब्लॉक हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। हम इसमें ये देखे थे कि 4s के बाद 3d भर आता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था ना कि यहाँ। इसलिए ब्लॉक इसका कौन सा होगा? डी ब्लॉक होगा। तो एस नहीं, देखना भी है। यहाँ पे ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। अगला ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर फिर बताओ। 6। ब्लॉक नंबर, हाँ भूल गई। 2 होगा, लास्ट दिख रहा है 2। ओकरो में फिर ऐसे बोल रहे। लास्ट में कौन दिख रहा है? ब्लॉक नंबर कैसे निकालते हैं? बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से। 5 क्यों होगा? ब्लॉक नंबर में सिखाए थे यदि डी आ जाए तो डी को जोड़ना है, बाहर प्लस डी। 3 और 2 5। तो ब्लॉक नंबर इसका 5 है। हालांकि रोमन में ऐसे लिख देते हैं। चलिए, सब ग्रुप। सब ग्रुप ए होगा। सब ग्रुप। सब ग्रुप कै टाइप के होता है? 3 टाइप के, ए बी डी। तो कौन सा ग्रुप होगा? यू ध्यान नहीं कि सब ग्रुप दो ये टाइप का होता है, ए और बी होता है। ए होगा। ए का रूल क्या था कि जिसमें डी सब सेल नजर आ जाए वो ए होगा। और करे हाँ मारेंगे ना। जिसमें डी नजर आए वो बी ग्रुप का होता है। इसके पहले ए बोल रही है, बी बोल रही है। हाँ डी नहीं देखे थे। सब ग्रुप बी। अगला पीरियड नंबर। फिर आया पीरियड। इधर रुको, अभी इधर वोटिंग करे लड़का लोग। सूर्य सचिन। पीरियड नंबर वैसे काम नहीं चलेगा। पीरियड नंबर कितना? 12। पीरियड नंबर बताओ इधर। हाँ 8। बहुत अच्छा। इतना अच्छा है, दे दे। है खुदरा उधरा, दो ना 2-3 रुपया। चढ़ाओ नहीं सबके। हाँ क्या? 4। 4 कैसे हो जाएगा? लॉजिक ही नहीं है 4 होने का। भले हो जाए। पीरियड नंबर माइंड में याद नहीं आ रहा है कि पीरियड ऐसे देखने के लिए बोले थे कहाँ तक गया है। हाँ तो 4 तो सब 4 बोले तब ना। पीरियड नंबर में 12 ला रहा है। कहाँ से 12? केकरा जोड़ रहा? 6 3 9 2 11 2 13, इन्हें कैसे आया 12? इन्हें बताओ। पीरियड नंबर आगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन।
है? पीछे कुछ दिखावे। कोर इलेक्ट्रॉन सब माइंड में याद कीजिए, लिखा हुआ नहीं है, पहले आज लिख भी लीजिएगा अभी। हाँ? कोर इलेक्ट्रॉन बताए थे बाहर को छोड़ के सारे, तो बाहर को छोड़ दो ना, बाकी सारा बाहर ही हो गया। डी तो जुड़ता है ब्लॉक नंबर के लिए, बाकी तो नहीं। दो हटा दो, 23 में से दो हट गया। इस पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बाहर वाला कक्ष को छोड़कर ये वाला कक्ष, 3 6 9 2 11। और भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? याद करेगा कभी कि वैलेंस बाहर वाला, पेनाल्टीमेट बाहर के पीछे वाला, और कोर बाहर को छोड़कर शेष वाला। भी दो प्रोटॉन, प्रोटॉन बाहर वाला, इलेक्ट्रॉन, उनचास। तो ये टोटल या मतलब आपको निकालना है।